Chapter number 27, issue of shares. In the preceding lesson, you have studied about the company, its meaning, characteristics and its various types. You are also familiar with share capital and its various kinds of share capital is one of the main source of the finance for company. है ना? देखिए ऐसी कुछ चीजें हैं जो जनरली एग्जाम में पूछी जाए या ना पूछी जाए, बट ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए कि मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी की बात की जाती है। फॉर अ कंपनी के लिए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, ठीक है, तो उनके लिए मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा? वी कैन से एज अ शेयर कैपिटल, करेक्ट? Then in this lesson we shall study the procedure for issuing shares for raising capital and its accounting treatment in the books of company. इस चैप्टर में देखिए आप स्पेसिफिकली किस तरीके से शेयर को इशू किया जाता है, कैसे हम शेयर हमारे पास में आते हैं, एज अ कैपिटल हम उसे जनरेट करते हैं, देन हम उसे कैपिटल के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और वी कैन से हम उसका बेटर यूज करते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में था उसके अंदर आपको कंपनी के रिगार्डिंग जो है वो सारी चीज पे फोकस करना, बट देन उसके बाद जो शेयर्स के बारे में था, क्योंकि उसके अंदर आपको डायरेक्ट बता दिया है कि डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल बताना होगा, बट ये सारी चीजें होती क्या है वो उस कंपनी इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिकली बात है। इंट्रोडक्शन आपको डीप में नहीं समझाया जाता, सो इसीलिए 27 चैप्टर में आपको शेयर्स के रिगार्डिंग हम ये सारी चीज ब्रीफ में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन किस तरीके से होता है, क्या होता है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये क्यों इस तरह से मंगाया जाता है और क्यों 4 बार, बराबर? क्या ऐसा हो सकता है कि 3 बार में हो, 2 बार में या 5 बार में या उससे भी ज्यादा बार में हम शेयर की जो वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यू इंस्टॉलमेंट में हम पे कर सकते हैं, करेक्ट? तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। मे भी हो सकता है कि कंपनी इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कंफ्यूजन बहुत हुआ हो, नो डाउट, स्टार्टिंग है तो होगा ही, बट हम जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ लेंगे, है ना, इश्यू ऑफ शेयर आप जैसे पूरा कंप्लीट करोगे देन उसके बाद आपको कंपनी इंट्रोडक्शन बहुत ही इजी लगेगा। रीजन क्योंकि आपने डेप्थ में इसको समझ लिया होगा। चलिए आ जाते हैं हमारे देन 27.1 प्रोसीजर ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर। क्या है इसके प्रोसीजर, क्या होते हैं? कोई भी शेयर को इशू करने के लिए उसके प्रोसीजर क्या होते हैं? सो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज द पार वैल्यू ऑफ द शेयर, correct? So it is known as the nominal value or we can say as a denomination of a share, correct? Written sentence है, understandable भी है। To issue share of a company follows a definite procedure which is controlled and regulated by the Companies Act and Security Exchange Board of India, which is also known as SEBI, है ना? कंपनी के रिगार्डिंग कंपनी कौन से कितने शेयर्स देगी, कंपनी को कितने शेयर इशू करने चाहिए, उसकी स्पेसिफिक कितनी अमाउंट होनी चाहिए, वो सारी चीजें कंपनी को किस बेसिस पे डिसाइड करनी होगी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रीटेड बाय कंपनीज एक्ट एंड द सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया व्हिच इज नोन एज सेबी, है ना? इन दोनों के अकॉर्डिंग ही, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कंपनी अपने शेयर क्या करेगी, मार्केट में इशू करेगी। Now there are different ways to issue of share which may be, so there are number of ways. Now the first one is for consideration other than cash and the second one is for cash, correct? यही पॉइंट हमने इससे पहले चैप्टर में भी देखा था, बट यहाँ पर क्या थोड़ा उसे ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। So the first one is issue of shares for consideration other than cash, कैश से अलग। चलिए कौन सी चीज है, कैसे? Now sometimes shares are issued to the promoters of the company in lieu of the service provided by them during the incorporation of the company, है ना? देखिए ऐसे टाइम में जब कंपनी को बहुत क्या बोलते हैं, तंगी चल रही है, ऐसा होता है ना, जहाँ पैसे की बहुत किल्लत है, these are the such kind of words which are specifically used in particular this situation where a company is, you can say, as a demolished time, है ना? कंपनी मतलब अगर उसे पैसे नहीं मिले तो शायद कल को कंपनी बंद भी करनी पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो अगर वैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें कोई स्पॉन्सर कर रहा है या हमें पैसे की मदद कर रहा है, नॉट एज अ कैपिटल और नॉट एज एन इन्वेस्टर, बट वो जस्ट हमें क्या पैसे दे रहा है कि हाँ लो तुम्हारी कंपनी बंद ना हो, तुम्हारी एक वी कैन से एज अ वन काइंड ऑफ हेल्प, है ना? तो वो हमारे लिए क्या है, हमें प्रमोट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ।
दैट्स व्हाई ही कॉल्ड एज अ प्रमोटर फॉर अस। अब सीधी सी बात है कि वो प्रमोटर कर रहा है तो साथ साथ उसे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हमें रिटर्न में तो कुछ देना होगा। क्लियर? सीधी सी बात है भाई, कोई अगर आपको कुछ दे रहा है तो बदले में आपको भी उसे कुछ देना चाहिए। तो सेम यहीं पर बात है, द इशू प्राइस ऑफ दिस शेयर इज नॉर्मली डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट एंड द जर्नल एंट्री इज मेड एज फॉलो। यहाँ पर जो हमारा प्रमोटर है उन्हें हम एक चीज में क्या दे सकते हैं, सीधी बात है, पैसे तो फिलहाल है नहीं, पैसे होते तो प्रमोटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन प्रमोटर ने यहाँ पे हेल्प करी है तो उनको कुछ रिटर्न में देंगे। क्या दे सकते हैं? प्रमोटर देखिए आपकी हेल्प क्यों करेगा, इट डजंट मीन कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो या क्या है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की और आपके कंपनी की या आपकी खुद की गुडविल क्या है, क्या रेप्यूटेशन है, उस बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है। आज की तारीख में अगर बोला जाए तो क्या आप रिलायंस में इन्वेस्ट करोगे, अंबानी के जो भी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल करेंगे। और सेम साइड पे अगर इधर से बता दे जो नीरव मोदी है ना, जो नीरव मोदी और वी कैन से विजय माल्या, अगर ये कोई प्रोजेक्ट लेके आते तो आप यहाँ करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटालिटी क्रिएट है इनकी गुडविल बहुत खराब है, लोग कभी भाग जाएंगे। एंड जस्ट अनदर साइड कि हाँ यार यहाँ इन्वेस्ट करो रिटर्न तो मिलेगा। ये सारी चीजें डिपेंड किस पे होती है, आपके गुडविल पे। सो गुडविल में से कुछ हम क्या देंगे, हिस्सा देंगे। नाउ गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो इन अ केस अ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और फॉर अ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, इट मे ऑफर and allot its share to vendor's creditor in lieu of cash। यहाँ पर ये सेम हमने पॉइंट 26 से चैप्टर में देख चुके हैं कि जिसके अंदर क्या बताया गया था, कंपनी को कोई फिक्स्ड एसेट खरीदनी है। सीधी सी बात है यार, कंपनी चलानी है तो कुछ एसेट चाहिए, उसी के बेस पे हम आगे प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी को कुछ फिक्स्ड एसेट चाहिए, बट स्पेसिफिकली वो एसेट खरीदने के लिए भी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है हमारे पास। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करेंगे, मे बी क्रेडिट फैसिलिटी भी सामने वाला क्यों दे, बोले भाई क्रेडिट में किस बेस पे दूं, कल को तुम भागते हो तो क्रेडिट में किस बेस पे दूं। अगर आप देखिए कोई भी ऐसे दुकान पे अनजान हो और वहां पे चले जाओ, भैया मुझे क्रेडिट मतलब उधारी पे दे दो, वो बोलेगा भाई मैं तेरे को जानता ही नहीं हूं, तो फर्स्ट टाइम मेरे वहां पर आया है और ऐसे ही कैसे उधार पे दे दो, जान पहचान कैसे डायरेक्ट मिल जाएगा। सेम सिचुएशन कंपनी के साथ भी होती है, मार्केट में कितनी ही कंपनियां आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बहुत फ्रॉड भी होते हैं। क्योंकि इसमें तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी वेंडर होगा वो क्या बोलेगा, भाई मुझे तो भरोसा नहीं है, मुझे कुछ तो प्रूफ दे तो मैं रखूं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे देखिए तो कंपनी वो क्या कर सकती है यहाँ पे कि कंपनी जो भी अपने शेयर्स थे है ना, उस शेयर की कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है और वही अमाउंट किस बेस पे जनरेट हुई थी, आपको मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में कि शेयर हम किस तरीके जनरेट करते हैं। कंपनी वही अमाउंट सेबी को बताती है, सेबी एज अ सिक्योरिटी उसे कंसीडर करती है कि अगर कंपनी कभी चली भी जाए तो सेम जिस फेस वैल्यू पे कंपनी ने शेयर इशू किए थे उतनी ही स्पेसिफिक अमाउंट उन सभी शेयर होल्डर को मिल जाएगी। करेक्ट? तो ऐसे टाइम पे क्या करेगी कंपनी बता देती है कि भाई ऐसा हो तो तुम एक काम करो, मेरे कंपनी के शेयर ले लो, उस शेयर की जितनी फिक्स्ड एसेट होगी अमाउंट की उतनी ही स्पेसिफिकल अमाउंट होनी चाहिए शेयर की, क्वांटिटी में नहीं रुपीस में, है ना। तो टैली हो जाएगा। इन फ्यूचर में अगर जब भी वेंडर को पैसे चाहिए होंगे तो वो शेयर बेच के उतने पैसे कवर कर लेगा। कंपनी का भी काम हो गया, दोनों का काम हो गया यहाँ पे। Then any allotment of share against which cash is not to be received is called issue of share for consideration other than cash. Correct? Simple सा understandable था ये तो। Now, for example, building is purchased and payment is made by issuing share. बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हो, सामने क्या दे रहे हो, उसके बदले कैश नहीं दे रहे, ना क्रेडिट पे कुछ, बट यहाँ पर आप अपने शेयर्स दे रहे हो। ठीक है। Now, in a case of purchase of asset like building, machinery, stock, material, etc., the following journal entry may be, but remember it's all are assets. ये सारी चीजें क्या है, एसेट है, इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरह से दिया जाए। So whatever जो भी एसेट होगी, it comes on the debit side to the vendors or we can say as our creditor. Purchase asset, correct entry यही आएगी। Next entry क्या आएगी कि आपने अपने पास से शेयर कितने दे दिए। दो एंट्री चाहिए हमें। एक तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम कुछ एसेट लेके आ गए, बराबर, किसके पास से, वेंडर के पास से, बदले में आपने क्या दिया, अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में आ गई
वेंडर इज द रिसीवर, इट कम्स ऑन द डेबिट साइड, वी आर द गिवर, सो शेयर कैपिटल हमारे पास से क्या जा रहा है, शेयर के कैपिटल जा रहे हैं, तो वेंडर को दे दिया जाएगा। जितनी स्पेसिफिकल क्रेडिटर और वेंडर अमाउंट बोल रहे हैं कि हाँ हमें इतने अमाउंट चाहिए एज पर उनके एसेट के अकॉर्डिंग, उतनी ही वैल्यू के हमें शेयर देने होंगे। इश्यू ऑफ शेयर ऑफ डैश इच फुल्ली पेड अप, सेम ये पॉइंट देख चुके थे इससे पहले वाले में। Then the next one is issue of share for cash, सिंपल सी बात है, किस तरीके से हो रहा है, अकॉर्डिंग मतलब कैश के थ्रू ही हो रहा है, यू कैन से एज अ कैश और अ बैंक। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आज के टाइम पे जितने भी शेयर्स के ट्रांजैक्शन होते हैं आपके थ्रू बैंक ही होते हैं। पहले के टाइम अलग था जब लोग कैश में भी डील कर लेते थे, है ना, लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में जा रहा है और स्टॉक मार्केट से इंटरेस्टेड एंड इफ अगर उसे कोई भी शेयर चाहिए पर्टिकुलर कोई भी, चाहे वो 1 रुपए का ही क्यों ना हो या लाख रुपए का भी क्यों ना हो, उसे बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करना होता है, हाँ। So, in general, shares are issued for cash. The company may call the share money either in one installment or in two or in more, है ना। तो देखिए यहाँ पे कंपनी किस तरीके से पैसे मांग सकती है, इंस्टॉलमेंट मांग सकती है, या देखो या तो पूरी ले ले इंस्टॉलमेंट में ले ले, या तो 2 या 2 से ज्यादा भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। ये डिपेंड करेगा हर एक कंपनी पे कि वो किस तरीके से मनी कलेक्ट कर रही है। But company always collect this money through its banker. Correct? कंपनी किस तरीके से कलेक्ट करती है, देखो इसीलिए अभी सोचो अगर यहाँ पर कंपनी कैश में अगर देने जाती क्या करती, अगर कैश में कंपनी को अगर देना होता कि चलो शेयर सब कैश में लेके जाओ मुझे तुरंत पैसा चाहिए, डेट मीन्स कंपनी में किसी एक पर्सन को बैठना होता, बराबर, लंबी सी एक लाइन लग जाती शेयर होल्डरों की, लो भाई ये लो मुझे शेयर चाहिए, वो छुट्टे देगा, ये कैश लिया, इट मींस कितना टाइम चला गया। साथ ही साथ आपको उसके अकाउंट्स को भी मेंटेन करना होगा, रीजन क्योंकि आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वहां पर आपको एक पर्सन चाहिए कि जो इसकी स्पेसिफिक एंट्री करे, आपके पास रिकॉर्ड हो, तो इतना कंफ्यूजन ना हो और इतना टाइम वेस्ट ना हो, इससे बेटर है कि कंपनी अपना एक अकाउंट, किसका, कंपनी के नाम से एक अकाउंट स्पेसिफिकली कोई भी एक बैंक में ओपन करा देगी। शेयर होल्डर को बोल दिया जाएगा कि आपको कंपनी के शेयर चाहिए, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके परचेस करो, क्योंकि कंपनी किससे लिंक्ड है, सेबी से, है ना। कंपनी हमारी किससे लिंक होती है, जो भी हमारी कंपनी है वो किससे लिंक है, सेबी, बराबर। सेबी पूरा स्टॉक मार्केट चलाती है, पूरा सारे रूल्स रेगुलेशन सब पे निगाह होती है सेबी की। कंपनी करती है अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करा देती है और सारे शेयर इसके बदले कंपनी को जितने चाहिए होते हैं वो सारे शेयर सेबी के पास में आते हैं। अब ये सेबी की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो सारे शेयर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या जिसको भी चाहिए, ठीक है। कंपनी की पब्लिक क्या करेगी, एक एक शेयर यहाँ से खरीदती जाएगी, डायरेक्ट पब्लिक एक एक कंपनी के पास जाएगी। मेरे को रिलायंस के शेयर चाहिए तो मैं अंबानी के एंटीला हाउस पे चला जाऊंगा कि ला भाई मुझे 2000 का तुम्हारा शेयर चाहिए, नहीं, भगाएंगे वहां से कि क्या शेयर मांगने आए, सीधी सी बात है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मीडिएटर कौन हमारे लिए, सेबी। यहाँ से आप शेयर लेते जाओगे, अमाउंट जो होगी किसके पास आएगी, सेबी के पास। जैसे ही पूरे शेयर बिक गए, ये अमाउंट स्पेसिफिकली ऐसा भी नहीं है कि पूरी अमाउंट बिक जाए तब कंपनी के पास जाएगा, जैसे जैसे, क्योंकि आप शेयर कैसे परचेस करोगे, आपको भी अपना अकाउंट बैंक से लिंक करना ही होगा, आप बैंक के थ्रू ही लोगे क्योंकि सेबी के साथ कनेक्ट है। आपने जैसे शेयर परचेस किया सेबी के पास से, कौन सी कंपनी का, भाई ये XYZ कंपनी का मैंने शेयर लिया है, ठीक है, शेयर यहाँ पे सेबी ट्रांसफर करेगी, किसका अकाउंट है, कंपनी, तो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट वो भी 100 रुपए का अगर शेयर लिया है एक, तो सीधे कंपनी के पास भी 100 रुपए पहुंच गए। परफेक्ट डेटा रिकॉर्डिंग हो रहा है, परफेक्ट, क्योंकि एट द एंड कंपनी को भी अपने उसके जो भी रिकॉर्ड होंगे वो किसको दिखाने होंगे, सेबी को दिखाने ही होंगे। तो भाई एक काम करो, डायरेक्ट उन्हीं पे छोड़ दो ना, अब सारे डेटा भी रिकॉर्ड यही करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, हम सिर्फ पैसा लेके हमको मिल जाएगा, शेयर दे दो पैसा हमें मिल जाएगा, दैट्स इट। बहुत शॉर्ट एंड इजी गेम है। अब ऐसा मत सोचना कि यार सर सेबी क्यों बेफालतू में इतनी मेहनत कर रहा है, ताकि इस बीच में कंपनी कोई फ्रॉड ना कर सके, है ना। अगर पता चले कंपनी में दे दिया तो वो जैसे आजकल आप देखते हो ना, कोई सी भी प्लेस हो, कहीं पे भी कोई अच्छी जगह घूमने की, तो एक फ्री लाइन अलग से होती है जो लंबी होती है और एक साइड पे अलग आता है एक मेरे शॉर्टकट दर्शन, है ना।
मतलब शॉर्टकट तरीके से आपको दर्शन करा देंगे या कहीं घुमाने ले जाएंगे, एक फ्री की लाइन अलग है और थोड़ा कम टाइम बचा के करना हो तो 100 रुपए एक्स्ट्रा दो, 500 रुपए एक्स्ट्रा दो, जल्दी हो जाएगा। ऐसा चलता है ना, ये सारी चीटिंग चलती है। तो वही चीज ना हो इसीलिए सेबी बीच में, ताकि हर एक जो भी पर्सन है उसे इक्वल राइट मिले। ये तो ऐसा हो गया, नहीं तो जो बहुत अमीर होगा उसे सारे शेयर मिल जाएंगे, जो न्यू कमर है जिन्हें शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है आपके और मेरे जैसे, तो हमें तो चांस ही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम न्यू कमर्स को चांस किसके थ्रू मिल पा रहा है, सेबी के थ्रू, क्योंकि इक्वली सबको मिल रहा है। चलिए फर्स्ट, रिसिप्ट ऑफ शेयर मनी इन वन इंस्टॉलमेंट, है ना। आप शेयर मनी किस तरह से मंगा रहे हो, एक ही इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हो। सो द कंपनी में रिसीव द शेयर्स मनी इन वन इंस्टॉलमेंट along with application. In this case, the following journal entry are made in the books of a company. किस तरीके से देखिए आपके पास पैसे आ रहे हैं on the receipt of, रिसिप्ट आप जनरली क्यों जनरेट करते हैं, है ना। जब भी आपके पास कैश ट्रांजैक्शन आता है तो कंपनी उसे कैश में नहीं, उसमें क्या बोला जाता है, रिसिप्ट बोली जाती है। एंड जब आपको किसी को पेमेंट करना हो, किसी को देना हो, तो सीधी सी बात आपको पता चल गया होगा, पेमेंट बोला जाता है। जब कैश ट्रांजैक्शन हो जिसमें आपको पैसा मिल रहा है, दे नहीं रहे, आपको पैसा मिल रहा है, आप रिसिप्ट में लिखते हैं। जब आपको पैसा किसी को देना है तो आप वहां लिखते हो पेमेंट, है ना। बेसिकली चीज है तो चलिए एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है। चलिए व्हाटएवर जो पैसा है उसे हमें किस में, भाई शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है ना। कंपनी ने क्योंकि शेयर की इश्यू कर रही है ताकि इस अमाउंट से हम हमारे कैपिटल जनरेट करें और उस कैपिटल को हम हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करें, यही उनका मोटो है। सो ऑन ट्रांसफर दी एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। पैसे आपके पास आए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, पैसे आपके पास आए, ठीक है, उसकी एंट्री करी। अब उस अमाउंट को आप कहां रख दो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, डायरेक्ट बैंक के थ्रू नहीं। आपको पता तो होना चाहिए बुक्स में, अच्छा ये जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करे वो एप्लीकेशन में से आया, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे। ये तो बैंक कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कहां से आ गया, है ना। शेयर एप्लीकेशन में से ये आया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड वन, शेयर मनी रिसीव्ड इन 2 और मोर इंस्टॉलमेंट, 2 और 2 से ज्यादा की इंस्टॉलमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पैसे मिल रहे हैं हमें। Now, instead of receiving payment in one installment, that is, at the time of application, the money collected in 2 or more installment. The first installment which the application have to pay along with the applications for shares is known as application money. Now, on the allotment of shares, the allotee, the person who takes, now the allottee are required to pay the second installment which is termed as allotment money, बराबर। यहाँ पे देखिए अगर कहीं पर ऐसा स्पेसिफिकली बता दिया गया कि भाई आपको इंस्टॉलमेंट पैसा चुकाना है, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसको क्या अलॉटमेंट मनी बोला जाता है, बराबर। याद रखना चाहिए। Now, if the company decides to call the share money in more than 2 installment other than installment, is termed as call money, है ना। That is बताया गया आपको, if the company decides to call the share money in more than 2 installment, बराबर। एक इंस्टॉलमेंट में हो तो एप्लीकेशन, 2 इंस्टॉलमेंट में हो तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अगर 2 से ज्यादा है, अगर 2 से ज्यादा है, फिर वो भले कितना भी हो, 2 से ज्यादा है ना, तो उसे आप कंबाइन कर दो, एक में ही आ जाएगा वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल और वी कैन से फाइनल कॉल, है ना। इसके अंदर 2 से ज्यादा जितने भी शेयर होंगे वो बाकी के इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इन द अबव केस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एज गिवन बिलो। चलिए किस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं वो देखो। On receipt of application money, सीधी सी बात है, जब आपके पास एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आया है तो एंट्री क्या आएगी, बैंक में आया, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर
डैश कितने शेयर थे और हर एक शेयर की प्राइस क्या थी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा वही यहाँ पे क्या आएगी, उसकी स्पेसिफिक अमाउंट आएगी। नाउ द सेकंड वन इज ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, है ना, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स विदिन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, विदिन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, दैट मींस जो स्पेसिफिक टाइम बोला गया था उसी टाइम पे अगर हमें हमारे शेयर मिल रहे हैं, the board of director of the company proceed to allot shares. On allotment of shares the application money is transferred to the share capital, है ना, किसमें ट्रांसफर किया जाएगा, सो ऑब्वियस सी बात है शेयर कैपिटल में। For this following journal entry is made, share application to share capital account credit, share application for dash share and at the rate so and so amount per share transfer to the share capital account, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, allotment money becoming due and received. So here we have on the allotment of shares the amount receivable, the amount receivable on the next installment, है ना, amount receivable on the next installment that is on the allotment becomes ड्यू, है ना, वो एक आखिरी तारीख आ जाती है, इस टाइम पे आपको देना है, नहीं तो मैच्योरिटी डेट से आप जा चले जाएंगे ना। द फॉलोइंग एंट्री इज मेड फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ड्यू। सो अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, सो शेयर अलॉटमेंट कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डैश शेयर एज पर सो एंड सो शेयर। करेक्ट, याद रखना जर्नल एंट्री किस तरीके से आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट, देन सेकंड ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट, जहां पर आपको पैसा मिल रहा है ना, रिसिप्ट दैट मींस यू आर गेटिंग समथिंग। ऑन द रिसिप्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज मेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, करेक्ट, रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, करेक्ट। नाउ द लास्ट वन इज कॉल्स ऑन शेयर। देखा था हमने एक से दो और दो से ज्यादा हो तो फिर क्या होता है, कॉल्स मंगाते हैं। सो आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी द मनी दैट रिमेन्स अनपेड, है ना, आपने जितना पहले एप्लीकेशन मंगा लिया फिर अलॉटमेंट में मंगा लिया, अब बाकी का जितना भी होगा वो कुछ भी हो, ठीक है, जहां एक एक मंगाया और बाकी के 8 बाकी हो तो वो सारी चीजें किसके अंदर, कॉल के अंदर आ जाएगी। That remains unpaid can be called up by the company as when required. Correct? बाकी का जो पैसा है वो कंपनी कब मंगाती है कि भाई अब जब, क्योंकि देखिए जितना पैसा आएगा ना तो उतना कैपिटल दिखेगा, तो उतना ही हम हर जगह इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। बट देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो जाए तो बहुत अच्छा, बट अगर उतना ही स्पेसिफिक लॉस हो गया तो आपके पास इतनी अमाउंट तो होनी चाहिए कि उस लॉस को आप बेयर कर पाओ, उसको सेटल कर पाओ, साथ ही साथ आपके जितने शेयर होल्डर है उनको भी पैसा दे पाओ, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो वैसी चीज फ्यूचर में ना हो कि भाई पैसा ही नहीं है, रिटर्न कैसे करेंगे, इसीलिए कंपनी क्या करती है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के थ्रू जितने पैसे आ जाए उतने रखती है, उसे एज ए कैपिटल के थ्रू यूज करती है। बाकी के जितने भी पैसे आते हैं जो हम कॉल्स के थ्रू मंगाते हैं उसे कंपनी एक साइड एज ए रिजर्व के थ्रू रख देती है। जैसे हमने बताया था हम ये चीज मंगाई क्यों थी, क्योंकि हमने कैपिटल जनरेट करना था। रिजर्व क्या होता है, कोई भी चीज को संभाल कर रखते हैं क्योंकि फ्यूचर में ये काम है, कैपिटल को संभाल कर रखा है, इसीलिए उसे स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल। ज्यादातर कंपनी उस पैसे को कब इस्तेमाल करती है, जब वो कंपनी का बहुत ही खराब टाइम आ जाता है, दैट मींस वी कैन से एज अ खराब टाइम, डिसॉल्यूशन का, वाइंड अप का टाइम आ गया है, तब उस टाइम पे बेसिकली कंपनी उस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज करती है, उनके जो लॉसेस है वो सारे सेट ऑफ करने के लिए। नाउ thus a call is a demand made by the company asking the shareholder to remit the called up amount on shares allotted to them, बराबर। Then the company may demand the remaining money in more than 2 installment. The amount called after the allotment is known as call money. आपसे इतना याद रखो, the amount called after the allotment is known as call money, बराबर। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद जो आता है वो क्या आता है, कॉल मनी। इसके अंदर सारी चीजें आ गई।
पहला या आखिरी। इसीलिए आपको मालूम पड़ा कि फर्स्ट एंड फाइनल क्यों बोलते हैं, कि भाई आप आपने अलॉटमेंट के बाद जो पहला मांग रहे हो और आखिरी, वो सारी चीजें इसी के अंदर रहेगी। देयर मे बी वन और मोर कॉल्स, है ना, एक और एक से ज्यादा हो सकते हैं कॉल, डिपेंडिंग ऑन द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, व्हेन ओनली वन कॉल इज मेड एंड कॉल मनी इज ड्यू। सो कब की बात कर, जब एक ही आपने मंगवाया, द शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्पेसिफाई कर दिया पहला और आखिरी है, टू शेयर कैपिटल कॉल मनी ड्यू ऑन शेयर एज पर नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी होंगे। सेम अभी किस पे देखा, कॉल्स ऑन शेयर पे देख रहे हो, इसी में आ जाओ, कौन सा हमारा रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, कौन सा आया है, रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज मेड फॉर रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। रिसिप्ट दैट मींस पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। Now there is a note for you. If the company makes more than one call, the same accounting treatment is followed for recording the second call and the third call money due to the receipt. The last call made is termed as final call. देखिए ये सारी चीजें जो टिक कराऊंगा ना, ये आपके एमसीक्यूज में आपको जनरली देखी जा सकती है ना। जो लास्ट कॉल होगा उसे किस तरीके से बोला जाता है, वी कैन राइट एज अ फाइनल कॉल। साथ ही साथ इसके अंदर आपने पढ़ा, जो कंपनी मोर देन वन कॉल, एक कॉल में बार बार मंगा रही, एक से ज्यादा बार, तो सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगी जैसे आपने सेकंड कॉल और थर्ड कॉल पे उसकी एंट्री करी थी, वैसे ही एंट्री आती जाएगी, बराबर। अगर रिसिप्ट है तो कुछ इस तरह से, है ना, ड्यू है तो इस तरीके से आएगी। बट ये कैसा है, एक ही इंस्टॉलमेंट में सारी आ गई, दैट मींस अलॉटमेंट के बाद जो एंट्री थी वो एक ही थी, तो ये है ना, बाकी सारी इसी तरीके से चलती जाती है, बराबर। चलो अब यहां पर आ जाओ, क्या दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 1, फैशन फैब्रिक लिमिटेड इश्यूज 1 लाख शेयर्स। यहाँ पे 1 लाख शेयर है जिसके एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए, तो समझ जाओ कि टोटल कितनी वैल्यू हो गई, है ना, कितने है, 1 लाख तो शेयर है, कितने, करेक्ट, 1 लाख है, दैट मींस 1 लाख शेयर है 10 रुपए ईच, दैट मींस टोटल कैपिटल कितना जनरेट कर रहे हैं, 10 लाख रुपीस का। ऑन 1 अप्रैल 2014 द अमाउंट पेबल टू दिस शेयर वाज एज अंडर। जिसको भी अगर पर्टिकुलर फैशन फैब्रिक लिमिटेड का शेयर चाहिए जिसकी कीमत है 10 रुपए एक की, तो कंपनी किस तरीके से पैसे मंगवा रही है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कंपनी 10 रुपए मंगवा रही है तो 10 रुपए पूरे आने ही चाहिए। अब कंपनी टुकड़े मंगवा रही है, पहले 2 रुपए मंगा रही है, फिर 3 रुपए की, और उसके बाद की जितनी भी अमाउंट है वो कॉल पर मंगा रही है। और आपको बताया गया ना, फर्स्ट सेकंड और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद वो कितने बार भी मंगवाए, वो सारी चीजें किस में कंसीडर होती है, कॉल के अंदर, ठीक है। चलिए क्या बनाना है, बोला जा रहा है, नाउ मेक जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर रिलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिलेवेंट अकाउंट यहां पर क्या हो जाएगा, दैट मींस आपको इन सब क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग करनी होगी, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप बना लो। फैशन फैब्रिक लिमिटेड जर्नल एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, दिस पर पैसे आपके पास आए हैं, क्या था, एप्लीकेशन 2 रुपीस पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख। 2 लाख कैसे आया, 1 लाख आपको दिया था शेयर, 2 रुपए के ऊपर से पैसे आए, तो दैट मींस टोटल कितने पैसे हो गए इनके पास अभी फिलहाल, 2 लाख रुपए। इस पर्टिकुलर अमाउंट को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख, करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देन 3 रुपीस पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो किस में मंगाई है, अलॉटमेंट पे, कितनी, 3 रुपए के हिसाब से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000, जो अमाउंट आ गई उसे ट्रांसफर किसमें करेंगे, चलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000 एंड 3000 रुपीस, परफेक्ट। नेक्स्ट बाकी का जो है ना, रिमेनिंग कितने बच गए, 5 रुपीस पर शेयर ऑन कॉल, कितने स्पेसिफिकली
5 रुपीज 1 लाख का आपको 5 रुपीज बताना है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्यों यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला गया? देखो क्योंकि 2 3 5 और ये कितना हो गया 5, दैट मींस टोटल करें तो 10, दैट मींस दो इंस्टॉलमेंट के बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट में सारी अमाउंट आ गई है ना। हमने पढ़ा था आगे कि एक ही इंस्टॉलमेंट अगर हो रही है तो उसकी एंट्री कैसे आएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। देखिए यहाँ पर जो आपको जैसे हमारे मैथ्स में फॉर्मूला होती है ना, वैसा ही यहाँ पर ही अगर इस तरीके से बताया जा रहा है तो आपको स्पेसिफिकली ऐसी ही एंट्री करनी होगी, ठीक है। चलिए, सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर of rupees at rupees 5 per share made due. So bank account to share capital first and final call 5 lakh, call money received on 1 lakh share at 5 rupees per share, correct। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपको अमाउंट थी जो पहले ही मिल गई ना, सेकंड के लिए आपने जनरेट करके मुझे कितनी अमाउंट चाहिए वो बताइए, देन आपको अमाउंट मिल गई उतनी आप क्या करोगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। नेक्स्ट वापस से वो होगा जो फाइनल कॉल मंगा रहे हो, कितनी अमाउंट चाहिए भाई आपको? 5 लाख रुपीस की चाहिए, आप जनरेट कर रहे हो। सो उस अमाउंट के बाद में आपको मिलेगी कितनी? 5 लाख आप एज अ फाइनल कॉल के थ्रू आपने मंगाई यहाँ पे, करेक्ट है ना। अब इन सभी चीज की क्या है आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री है, जितने बैंक के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन थे आप स्पेसिफिकली ये सारी अमाउंट यहाँ पर लिखोगे, है ना। बैंक ट्रांजैक्शन थे क्योंकि रिलेवेंट अकाउंट इट मींस जिन की जर्नल एंट्री आई है उन सभी के यहाँ पे अकाउंट बना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जैसे बैंक अकाउंट था हमारा, शेयर एप्लीकेशन की जो एंट्री थी, जो चीज जर्नल में डेबिट है उनके स्पेसिफिक अकाउंट में वो चीज क्रेडिट हो जाएगी, जो जर्नल के अंदर क्रेडिट था उनके स्पेसिफिक अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। शेयर कैपिटल का भी अकाउंट है तो वो बनाया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट का है, देन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बराबर, क्लियर। शॉर्ट सिंपल एंड इजी है ना, अंडरस्टैंडेबल भी है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पे 27.1। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो फर्स्ट वन इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज डैश वैल्यू ऑफ शेयर। नाउ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज डैश वैल्यू ऑफ शेयर, क्या आएगी? डिनोमिनेटेड, है ना, क्या आ जाए? Denominated. Then share in consideration other than cash are issued to किसको दिया जाता है ये चीज? वेंडर को। आप यहाँ पे वेंडर की जगह पर अगर लिखना चाहो तो एज अ क्रेडिटर भी लिख सकते हो, है ना, ऐसा क्रेडिटर भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा वो। चलिए, share money on issued share can be demanded by the company in lump sum or in either, क्या तो कंपनी ऐसे ही मांग ले कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो, या तो दूसरा का ऑप्शन क्या है कि भाई इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दो, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? भाई मुझे कैसे पैसे दो, आप हो सके तो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दो। देन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर, क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव करी है, कंपनी ने रिसीव करी है, सो आप उसको क्या लिखोगे? शेयर एप्लीकेशन लिखा जाएगा। एप्लीकेशन के थ्रू मंगाया है तो वो क्या हो गया? शेयर एप्लीकेशन। अगर इसकी जगह अलॉटमेंट के थ्रू मंगाया होता तो वो शेयर अलॉटमेंट हो जाता। फॉर एक कॉल पे मंगाया होता तो फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल हो जाता, बराबर, ठीक है। चलो 27.2 full, under and over subscription. So a company decide to issue number of shares to raise capital. Now it invites public to buy these share. Now there may be three situations, है ना। Basically क्या है? तीन situation है। So first one is the full subscription, that means पूरी amount मंगवा ली उन्होंने। Company may receive application equal to the number of shares company has offered to the people. It is called full subscription, है ना। It is called full subscription. In case of full subscription, the journal entry will be made as follow. चलिए, जब full subscription होगा तब उस टाइम पे particular entry क्या आएगी? Now, on the receipt of application money, bank account debit to share capital account or not, sorry,
to share application account credit, and second one, now on the allotment of share application account debit to share capital account credit, है ना, application money of share transferable to capital account on their allotment, correct. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, the company does not receive application equal to the number of share offered for subscription. There may be two situations. The first one may be it's an under subscription or we can say as the over subscription, है ना, दो होता है। चलिए तो इसी के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, जबकि ऑलरेडी हम लोग हमारे कंपनी इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टिल नाउ अंडर सब्सक्रिप्शन, the issue is said to have been under subscription when the company received application for less than number of share then offered to the public for subscription. Sorry. Then in this case company is not to face any problem regarding allotment, since every application will be allotted all the shares applied for, but the company can proceed with allotment provided the subscription for shares is at least equal to the minimum required number of share termed as minimum subscription, है ना। देखिए इसके अंदर क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन दैट मींस कंपनी ने जैसे पब्लिक को 100,000 शेयर दिए थे, बट उसमें से कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स बिके या कितने उसके पास रिटर्न में पैसा आया, तो भाई ये कितने शेयर्स है, 1000 शेयर थे, बट इसमें से सिर्फ 900 शेयर्स ही रिटर्न आए। दैट मींस रिमेनिंग जो 100 शेयर है वो कंपनी वो किस तरीके से मंगवा सकती है थ्रू अलॉटमेंट, करेक्ट, जिसके अंदर कंपनी आपको स्पेसिफिकली बता सकती है कि एटलीस्ट मिनिमम आप इतने तो सब्सक्राइब करने ही होंगे, और वी कैन से मिनिमम इतने सब्सक्रिप्शन चाहिए ही, है ना, तभी जाके उनका स्पेसिफिकली, क्योंकि उन्होंने जो सोच के रखा होगा कि भाई मुझे जो मेरा कैपिटल चाहिए, उन्होंने पहले एक टारगेट बना के रखा है, एक टारगेट उन्होंने पहले से डिसाइड किया कि इतनी अमाउंट होगी तब मैं जाके से इन्वेस्ट कर दूंगा, है ना, या तो उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान देखा होगा जिसके लिए उनको स्पेसिफिकली इतना फाइनेंस चाहिए और वी कैन से इतना कैपिटल चाहिए, यहाँ पर वो बताएंगे। देन नेक्स्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, व्हेन द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर more number of shares than the number of shares offered to the public for subscription, it is a case of over subscription। यहाँ पर क्या कंपनी ने जितने ऑफर किए उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ मिल रहे, मतलब कंपनी के लिए जा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, इसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। देखो एप्लीकेशन फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक for subscription, it is case of over subscription। A company cannot allot more shares than that it has offered। कंपनी ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं कर सकती कि चलो एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा आ रहे तो अलॉटमेंट में भी कर दो, नहीं, अलॉटमेंट में कर ही नहीं पाएगी। रीजन क्योंकि जितनी उनकी कैपेसिटी थी एप्लीकेशन में उससे ज्यादा की पब्लिक की तरफ से डिमांड आ रही है, तो नो डाउट वो उस चीज को सेटिस्फाई करेंगी। तो जो चीज उनको अलॉटमेंट मंगवानी थी उन्हें अलॉटमेंट की जगह उन्होंने क्या करा, एप्लीकेशन में ही बोले मंगवा दो, इसको हम यहीं पर सेट ऑफ कर देंगे। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो नाउ द फर्स्ट वन इज, जब ये कब बात कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हो तब फर्स्ट है ये कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। सो रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन एंड मनी रिटर्न। So the company may reject the application for shares in excess of the share offered for issue and a letter of rejection is sent to such application. In this case, the application money received from these application is refunded to them in full. The journal entry made as share application to bank account. Why bank account? क्योंकि जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करते चले गए उसके अंदर कि नहीं मुझे भी ये शेयर चाहिए, पैसा डाल दिए, ये शेयर चाहिए, पैसा डाल दिए, तो भाई उस स्पेसिफिक टाइम पे क्या होगा कि कंपनी को जितना पैसा चाहिए था उतना स्पेसिफिकली मिल गया, भाई बाकी का मुझे एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, है ना, मुझे बाकी का एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, जितना अमाउंट नहीं चाहिए वो वापस सूद समेत उतना ही रिटर्न दे देगी, है ना, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सॉरी इट्स अ रॉन्ग वर्ड, विच इज
कैन बी सूद समेत नहीं, जितना अमाउंट दिया था उतना का वापस पूरा पैसा दे देगी किसको, जिन्होंने एज एप्लीकेशन के थ्रू दिया था। ये ज्यादा देखना, ये पूरा स्टॉक मार्केट लैंग्वेज है जिसके अंदर आईपीओ कंपनी जो होती है ना, जो फर्स्ट टाइम पे अपने शेयर रिलीज करती है। देखिए इसके अंदर बहुत से रूल्स है कि स्टार्टिंग में आपको जब कोई भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो मिनिमम उसके अंदर 15,000 शेयर आपको खरीदने होते हैं। हर एक की कीमत आपको दी होगी कि पर्टिकुलर कोई 10 रुपए का होगा, 60 रुपए का होगा, 100, नंबर ऑफ सबके अलग अलग है, डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट पे, कैपिटल पे। तो मिनिमम आपको 15,000 के शेयर खरीदने होते हैं। तो उस टाइम पे जैसे आपने देखा ना, जो बोलते हैं नीलामी लगती है या उस पर्टिकुलर जो कोटेशन निकालते हैं, तो उस टाइम पे बहुत से अपना इन्वेस्ट करते जाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ये मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। सेम वैसा ही होता है जब भी एक न्यू कंपनी एस्टैब्लिश होती है। आईपीओ का मतलब क्या हो गया, वी कैन से एज अ न्यू कंपनी। दैट मींस न्यू कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर आई है और जो अपने शेयर लोगों को देना चाहती है, करेक्ट। तो उस टाइम पे कंपनी को लिख दे जिन जिन को चाहिए वो उतना अमाउंट मेरे पास भिजवाओ तो मैं उसको दूंगा। तो उस टाइम पे हर कोई भेजना चालू करता है। रीजन क्योंकि हर किसी को पता है कि कोई भी कंपनी का कहीं पर भी आप देखो किसी की भी स्टार्टिंग यहां से होती है, फिर वो ऐसे ऐसे धीरे या तो ऊपर चला जाएगा या तो पूरा ही नीचे आ जाएगा, है ना। बेसिकली यही जो फॉर्मेट मैंने आपको यहां दिखाया अभी, ये जो फॉर्मेट देखा है ना आपने, ये आपको स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से ही दिखता है ना। जनरली आपको क्या होता है, यही चीज देखने मिलती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कंपनी के कि कंपनी पूरी लॉस में चली जाए, है ना। देखिए हर कोई क्यों चाहता है कि यार मुझे स्टार्टिंग में ही कुछ मिल जाए, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, प्राइस सबसे कम होती है। यानी कि मार्केट में अभी जस्ट कंपनी आई है, आपने वो बनाया होगा हमारा जो ग्राफ देखते थे आप लोग, ये 10 रुपए, 20 रुपए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100। देखिए तो आज जिसने अगर सपोज कुछ 1 रुपए में अगर ये शेयर खरीदा होगा, है ना, यहाँ पे नीचे आपको दिए होते हैं ईयर, ये 1 2 3 4 5 मतलब 2000 से गिन रहा हूँ, ठीक है, 2001 2 3 4 5। तो 2005 में जिसने 1 रुपए का वो शेयर लिया था, 5 साल के अंदर उस शेयर की कीमत क्या हो गई, 100। अगर यहाँ पर आके वो सेल कर देता तो, बट यहाँ पर कंपनी को क्या, कंपनी इस जगह पर है, कंपनी को क्या चाहिए था, कैपिटल जनरेट करना था। उसके लिए कंपनी ने नंबर ऑफ लोगों को बुलवाया कि आओ हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। तो कितने ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया कि हाँ मुझे शेयर चाहिए, मुझे शेयर चाहिए। सपोज 1 लाख शेयर थे, तो कंपनी ने बोला भाई जो लकी कस्टमर जैसे होता है ना कि भाई जिन्होंने सबसे पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको मैं 1 लाख शेयर दे दूंगा। तो भैया वहां पर इसके अंदर ऐसी लिमिट नहीं होती कि अच्छा आपको स्क्रीन पे पता चल जाए अरे ये तो हो गए। कितने ही लोग विद इन सेकंड्स में ही, कितने मे बी 1000 से भी ज्यादा लोग अप्लाई कर देते कि मुझे चाहिए। एंड इट्स नॉट कि 1 लाख रुपए तो किसी में भी नहीं होता है, हाँ यहाँ पे 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो उस टाइम पे इन्वेस्ट करते जाए। स्टार्टिंग होता है 1 दिन का ही आईपीओ खुलता है, उस 1 दिन में ही पूरा कवर हो जाता है ना। अब कंपनी देखेगी कि यार मेरे को तो पैसे कितने चाहिए थे, 1 लाख करोड़ चाहिए, बट अगर उससे ज्यादा अगर हो गया, अभी यहाँ पर क्या है, उससे अगर ज्यादा हो गया तो भाई स्टार्टिंग के जो टॉप थे, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखें 1000 तक के लोग हैं, लेकिन मेरा कितना 900 तक के लोगों में ही 900 जो स्टार्टिंग के लोग हैं उन्होंने ही पैसा जो इन्वेस्ट किया है उसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए तो हो गए इकट्ठा, 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। दैट मींस अब बाकी के 900 से 1000, दैट मींस जो बाकी के 100 लोग हैं, बाकी के 900 के बाद के जितने 100 लोग हैं उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था भाई मुझे उनको अब रिटर्न करना होगा, करेक्ट। मुझे क्या करना होगा, उनका पैसा रिटर्न करना होगा, करेक्ट। चीज समझो ये वाली, है ना। ये सारी बेसिकली क्या है, स्टॉक मार्केट का पूरा ट्रेंड है कि किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर अगर है जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा तो उसके लिए चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, स्टार्टिंग है उसके लिए। एंड इफ अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आप लोगों के लिए है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो। देखिए मेरा यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को अच्छे से याद रहे इसलिए तरीका है ना। क्योंकि जिसको अगर माइंड पावर बहुत अच्छा है तो कुछ इस तरीके से याद करो कि भाई जब रिजेक्शन ऑफ मनी का होगा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कंपनी रिजेक्ट करेगी तो पैसा रिटर्न देना पड़ेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तब उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन टू बैंक,
ये तो उसके लिए और याद हो गया, चाहे अगर वो कॉन्सेप्ट याद नहीं रखता है तो कुछ इस तरीके से याद रख सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या जाएगा, एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू टू अलॉटमेंट जर्नल एंट्री इज मेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि चलो भले एक्सिस अमाउंट आ गया है, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा कि हमारे पास एक्सिस अमाउंट जो था वो एक्सिस अमाउंट हमारे पास है, ये रहा 1000 लोग का ज्यादा हो गया बराबर, 900 में कवर हो गया, लेकिन स्टिल 100 लोग हैं उनका अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो हमने हमारा जितना कैपिटल सोचा था उससे तो ज्यादा जा रहा है। तो दो ऑप्शन है, या तो उनको पैसा रिटर्न कर दो या तो इनका भी पैसा आप कोई दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दो। नो डाउट इनको भी कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इनको दे दिया तो हटा दो, इनको भी कुछ मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी देखिए एंट्री क्या आएगी कि जब आप उन्हीं के पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, करेक्ट। सम्स ड्यू डेट मींस आता है पेबल, है ना। एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम पेबल ऑन अलॉटमेंट, बराबर। Then if the application money received or partially accepted, application is more than the amount required for adjustment towards allotment money, the excess money is refunded। सीधी सी बात है, जरूरत से ज्यादा अगर आ गया तो उसे रिफंड करना पड़ेगा। Now, however, if the article of the company so authorized, the director may retain the excess money as call in advance to be adjusted against the calls falling due later and on the following entry is made। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नरेशन में समझो, द एडजस्टमेंट ऑफ एक्सिस शेयर एप्लीकेशन मनी retained or we can say the return as call in advance in respect of shares, करेक्ट। उसके लिए आपने क्या किया है, एडवांस में से मंगा लिया। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, पार्शियली एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन। पार्शियली का मतलब क्या हो गया कि भाई टुकड़े टुकड़े में पैसा मंगा रहे, है ना। चलिए, इन सम केसेस द कंपनी एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन पार्शियली, इट मींस दैट द कंपनी डज नॉट अलॉट द फुल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर। जैसे कि यहां पर कंपनी को जितना शेयर चाहिए वो कंपनी पूरा नहीं बताती कि नहीं मुझे 1000 शेयर चाहिए, 1000 जरूर उसको चाहिए, लेकिन बाहर क्या दिखाएगी कि मुझे 200 शेयर चाहिए या मुझे 200 का इन्वेस्टमेंट करना है, उतने ही शेयर रिलीज करेगी, पूरे नहीं करती। सेम जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, इफ एन एप्लीकेशन हैज अप्लाइड फॉर 5000 शेयर, कितनी है जो एप्लीकेशन कितनी रिलीज हुई है 5000 शेयर की, बट अलॉटमेंट कितना हुआ है, सिर्फ 2000 शेयर का ही हुआ है। नाउ then the application is said to have been partially accepted। accept तो करेंगे कितने पे भाई 2000 पे हुआ है तो 2000 पे हम accept करेंगे। now the company may involve some formula of accepting application partially or making proportionate allotment the proponent allotment, which means that the applicant are allotted share proportionally, है ना। in such a case the company adjusts the excess share money received on application towards share allotment money due on partially accepted on the application। इसलिए घूम फिर के वापस से आपको वही की वही लाइन रिपीट हो रही है, एक्सेस अमाउंट आप रिटर्न करेंगे अलॉटमेंट के थ्रू एंड सो ऑन, ठीक है। वही चीज है, हमने देखा था रिटर्न किसके थ्रू हो रहा था, अलॉटमेंट के थ्रू। अगर एक्सेस अमाउंट है तो हम रिटर्न अलॉटमेंट के थ्रू कर रहे थे, बराबर। देन the journal entry recording the adjustment of application money towards share allotment money is, so share application account debit to share allotment account credit। narration है share application money transferred to share allotment account in respect of their shares। number of shares जितने होंगे उसके सामने वो उतना लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन पे। Okay, just a second। चलिए
चलिए ये आ गया क्वेश्चन, ये हमारा फॉर्मेट, इसको है ना। चलिए क्वेश्चन देख लिया, क्या बनाना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन बाकी है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2, द फुल हेल्थ केयर लिमिटेड, ये नाम है उनका, ठीक है, नाम सबको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हम ऊपर जस्ट एक टाइटल के बेस पे आएगा सिर्फ। सो एज ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कितने शेयर्स के लिए पब्लिक को यहाँ पे ऑफर किया था फुल हेल्थ लिमिटेड ने। सब्सक्रिप्शन जो था वो 20,000 शेयर्स का था, जिसमें हर एक शेयर की कीमत क्या थी, एक शेयर की कीमत थी ऐसे 100 रुपए। सो कंपनी क्या करेगी, टुकड़े टुकड़े मंगा रही है पैसे। जैसे फर्स्ट नाउ ईच पेबल एज 30 रुपीज पर शेयर, पहले आपको कैसा देना होगा 30 रुपीज पर शेयर, देन कैसा हो जाएगा 30 रुपीज पर शेयर। अब समझो कि बाकी की जो अमाउंट होगी एंड द बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस ऑन कॉल दैट मींस पहले 30 इस पे मंगाई, 30 इस पे मंगाई, टोटल कितनी थी 100, दैट मींस 100 माइनस पहले 30 किया 70 बचा, फिर माइनस 30 और मंगा लिया, बचा कितना 40, दैट मींस 40 रुपीस अब किस पे आएगा, बैलेंस ऑन कॉल पे मंगाया जाएगा, करेक्ट। चलिए देन यहां पर अब क्या है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर। कंपनी को देखिए चाहिए कितना था 20,000, इशू ने रिलीज किया था, बट एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है लोगों की तरफ से वो कितनी हुई है 30,000, दैट मींस ये कैसा है एक्सीज हो गया है, क्या हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं आप लोग। सो एप्लीकेशन ऑफ 5,000 शेयर वर रिजेक्टेड ऑल टुगेदर एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न। यहां पर देखिए क्या बता दिया गया है, जो एप्लीकेशन बनी थी 5,000 की उसे रिजेक्ट करके क्या कर दिया है, बाकी की अमाउंट क्या कर दी, रिफंड कर दी है ना, करेक्ट, क्या कर दिया है, रिफंड कर दी गई है, करेक्ट। 5,000 की ही अमाउंट रिफंड की है, 30,000 का आया था, चाहिए था 20,000 शेयर, 30,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 5,000 के शेयर थे जिसे रिजेक्ट करके जितने लोगों के पैसे थे उतने वापस दे दिए, बराबर, इतना समझ में आया है ना। 5,000 के पैसे ले लिए गए है ना, और बाकी के जो 5,000 होंगे तो समझो यहाँ पे समझने जैसा है, 20,000 चाहिए थे आए 30,000, दैट मींस डिफरेंस कितना हो गया 10,000, जिसमें से 5,000 जो थे 5,000 जो शेयर थे उसको रिजेक्ट किया, ये रिजेक्ट कर रहा हूं मैं, और बराबर उनको क्या करेंगे रिटर्न, तो दैट मींस अभी हमने हमारे पास कितने रखे, बाकी के 5,000 ऐसे शेयर थे जो अभी हमने हमारे पास रखे हैं कि इनको हम फ्यूचर में काम आ जाएंगे, बराबर। ये क्या कर रहे हैं, ये शेयर जो थे इसको हम रिटर्न कर रहे हैं और ये हमारे फ्यूचर पर्पस के लिए रख रहे हैं, बराबर, सीधी सी बात है। और लोगों ने जब शेयर दिए हैं तो हमारे शेयर आते किसमें हैं, बैंक के अंदर आ जाते हैं, क्लियर। चलिए 5,000 शेयर क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे है ना, 5,000 शेयर्स वर रिजेक्ट ऑल टुगेदर एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्नड, साथ में उनके एप्लीकेशन जो मनी है वो भी क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा, करेक्ट। चलिए इजी है। नाउ देयर एक्सीड एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बराबर, बाकी का जो एडजस्टमेंट है किसमें अलॉटमेंट में आ जाएगा। कॉल्स वर मेड ऑन ड्यूटी ड्यूली रिसीव्ड, कॉल्स वर मेरी ड्यूली रिसीव्ड, कॉल तो हमने रिसीव किए ही है, नॉट अ डेट लाइक कॉल, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसमें कॉल्स में आ गई, कितनी थी रिमेनिंग अमाउंट 30 चली गई, रिमेनिंग 40 बची, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलिए फर्स्ट क्या जाएगा, कितने पैसे आपको मिले, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9 लाख, हाउ इट कम्स 30,000 के शेयर्स आए आपके पास है ना, आपके पास कितने पैसे आए, एक्चुअली पैसे देके कितना है 30,000 है, 30 रुपए का एक शेयर के हिसाब से 9 लाख रुपीस आए, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि आपको पैसे कितने आए हैं, शेयर एप्लीकेशन के 9 लाख रुपीस आए हैं, बराबर, साथ साथ में यहाँ पर आपको कितने पैसे रिटर्न करने हैं, मतलब आपको शेयर कैपिटल कितना चाहिए था, भाई शेयर कैपिटल तो मुझे 20,000 शेयर चाहिए थे, दैट मींस 20,000 शेयर के हिसाब से मतलब कितना हुआ 20,000 into 30, so you will get the 6 लाख रुपीस, करेक्ट। मुझे शेयर कैपिटल कितना चाहिए 6 लाख रुपए चाहिए, तो ये भाई मैं तो ये ट्रांसफर किसमें करूंगा 6 लाख किसमें करूंगा, करेक्ट, सीधी सी बात है ना। अब रिमेनिंग जो अमाउंट बची, बराबर, अब इसमें क्या होगी, बाकी की रिमेनिंग जो अमाउंट है 30,000 एंड 20,000, इन दोनों के बीच में स्पेसिफिक कितनी अमाउंट बची
10,000 कितनी बची 10,000। तो भाई 10,000 जो अमाउंट थी उसे तो क्या कर दिया, क्योंकि ये नेक्स्ट बार आई है एप्लीकेशन के सेकेंड टाइम पे जब आती है तो हम उसे अलॉटमेंट में कंसीडर करते हैं। स्पेसिफिकली बता दिया है कि 5,000 अमाउंट को रिजेक्ट किया, बाकी की जो होगी वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दी है ना। एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर्ड, रिमेनिंग एप्लीकेशन वर अलॉटेड एंड ऑफर्ड शेयर। जो इसमें की रिमेनिंग अमाउंट थी उसको क्या किया, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो 2 आएगी, बचे कितने थे, बचे कितने 10,000, 10,000 को 5,000 कर दिया, 5,000 रिजेक्ट हुए तो इनटू 30 कितना आया 1 लाख शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 रिटर्न करने थे 10,000 में से 5,000 रिजेक्ट हुए, बाकी के 10,000 में से जो 5,000 थे 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दिए 1,50,000 करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹20,000 शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन देयर अलॉटमेंट, बराबर, बट that of 5,000 share returned and of 5,000 share adjusted towards sum payable on allotment, करेक्ट। दो ये वही 10,000 है जिनका डिफरेंस आया था, 20,000 शेयर चाहिए 30,000 थे, 5,000 शेयर रिटर्न कर दिए, बाकी के जो 5,000 थे वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए मैंने अलॉटमेंट में, बताया गया था क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते, ये जरूरत होगी। नेक्स्ट क्या आ गया, शेयर अलॉटमेंट कैपिटल कितना था भाई, शेयर अलॉटमेंट कैपिटल देखिए एप्लीकेशन के बारे में बताया, अलॉटमेंट के बारे में कुछ है नहीं, तो अलॉटमेंट किस बेस पे निकलेगा 30 रुपीस पर शेयर, कितना 60 लाख, अलॉटमेंट कितने पे आएगा 60 लाख पे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। हम ये कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू पेबल है, कितना है हमें पेबल है, जिसमें कि हम ऑलरेडी 1,50,000 पे कर चुके हैं, तो डेट मींस कितनी अमाउंट हमें रिमेनिंग मिलेगी है, बाकी कितनी अमाउंट मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी हम अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर चुके हैं 1,50,000, जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास आई थी कितनी 1,50,000, तो भाई 6 लाख अब नहीं मांगूंगा, मेरे पास ऑलरेडी 1,50,000 तो आ चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी मुझे मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000, 6 lakh minus 1,50,000 you will get 4,50,000. The narration would be allotment money is received, correct? Then last क्या बता दिया गया था, the access application, चलिए ये तो हो गया, calls were made and duly received, that's it, means that means calls and arrears में कोई changes नहीं है, remaining जो amount है वो आपको ट्रांसफर करनी है ना, their access application was adjusted towards some due to allotment, ठीक है बराबर। चलिए अमाउंट किस तरीके से आई, बाकी की जो अमाउंट थी वो कितने पे आएगा, शेयर एप्लीकेशन 20,000 था, देखिए एप्लीकेशन पे 30 चला गया, अलॉटमेंट में 30, रिमेनिंग कितना बचा 40, सो इनटू 40, so you will get 8 लाख रुपीस। क्या था फाइनल कॉल हम कितना मंगा रहे थे 8 लाख रुपीस का, फर्स्ट शेयर कॉल एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट 8 लाख रुपीस मांग रहे थे, तो सीधी सी बात है जब पेबल थे हमें ये तो पहले हमने रिसीव करें, कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 लाख रुपीस, करेक्ट। कैसे आया पता चला, 20,000 शेयर हमने इशू किए थे जिसमें 40 रुपीस पर ईच, क्योंकि टोटल हमारी प्राइस क्या थी 100 थी, जिसमें से हमने डिवाइड किया 30 एप्लीकेशन में 30 अलॉटमेंट, और बाकी की जो अमाउंट बची थी वो हम किस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगवा ली, करेक्ट। 8 लाख रुपीस यहाँ पर आपका आंसर आ गया है ना। चलिए so now next come to our exercise 27.2. So when a company receives application for money, number of members, number of shares then offered for subscription, it is a case of dash, it is a case of dash. So the first one is oversubscription, it's an oversubscription, then